अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम। मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ बायोटेक्नोलॉजी का। आज मैं जिस टॉपिक पे टॉक दे रहा हूँ दैट इज़ कोरोना वायरस। हम सबको नहीं तो अक्सर को कोरोना वायरस ज़िंदगी में पिछले 3 सालों में कभी ना कभी हुआ ज़रूर है। कुछ लोग हैं जिनको 2-2 3-3 बार भी हुआ है, कुछ खुशकिस्मत हैं जिनको एक दफ़ा भी नहीं हुआ, लेकिन हुआ ज़रूर है। किसी न किसी के साथ कोई ना कोई इंटरेक्शन रहा है। आपने ये देखा है पिछले 3 सालों के अंदर कोरोना वायरस की कुछ दर्जन से ऊपर एक वेरिएंट्स आए हैं, ठीक है। इनको वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न या वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट या वेरिएंट्स अंडर मॉनिटरिंग कहते हैं। तो क्या वजह है कि इनकी ये वेरिएंट्स जो हैं ये बनते हैं कोरोना वायरस के? क्या कोई वायरसेस की फ़ौज का कोई जंगी कंट्रोल रूम है जहाँ पे जनरल वायरस का जो जर्नल है वो बैठ के फैसला करता है कि किस वक्त हमें किस मुल्क में कौन सी वेरिएंट निकालनी है, क्या करनी है? तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये स्लाइड्स ओपन कर दीजिए, हम शुरू करते हैं। सही। अच्छा, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, ठीक है। कोरोना वायरस के लिए क्या चीज़ बेहतर होगी कि उसका जो इन्फेक्टेड इंसान है, पेशेंट है, वो इतना बीमार हो कि हॉस्पिटल में एडमिट हो, आईसीयू में हो या कोविड वार्ड में हो, या फिर हल्की फुल्की सिम्टम्स हों जैसे हमें नज़ला ज़ुकाम होता है और हम रूटीन की एक्टिविटीज़ जो हैं वो कंटिन्यू रखते हैं। आपके ख्याल में कौन सा होगा? अपने ज़हन में रखें, इसका जवाब हम आखिर में लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था कि कोरोना वायरस के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। पहले इनको हम उस मुल्क के नाम के ऊपर रखते थे जिस मुल्क में ये वेरिएंट निकला था, जैसे यूके वेरिएंट है या वो चाइना वायरस कहते थे या साउथ अफ्रीका वेरिएंट थे। जब इंडिया में आया तो इंडिया वालों ने बड़ा शोर मचाया कि नहीं, ये इंडियन वेरिएंट नहीं है। उसके बाद फिर डेल्टा और बीटा और गैमा और ये वाले जो ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं उनके ऊपर नाम रखना शुरू कर दिया। अच्छा, वेरिएंट्स क्या होते हैं? बेसिकली हमारे पास ये कोरोना वायरस की एक जो है डिपिक्शन है जिसमें हमारे पास आपको उसके वायरसेस के जो प्रोटीन हैं वो नज़र आ रहे हैं, वो डिफरेंट तरह के हैं। इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे आगे। लेकिन इन प्रोटीन्स के अंदर जो म्यूटेशंस होती हैं, उन म्यूटेशंस की बुनियाद पे इनको डिफरेंट वेरिएंट्स में डिवाइड किया जाता है कि ये वाली म्यूटेशन प्रेजेंट होगी तो ये अल्फ़ा होगा, ये वाली नहीं होगी तो ये बीटा होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये मैं बड़ा सिंप्लीफाइड बता रहा हूँ, लेकिन हम इसको आगे लेके चलेंगे। अच्छा, ये एक वीडियो है जिसमें यानी एनिमेशन है जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले 3 सालों में कौन सा वेरिएंट किस वक्त आया और कहाँ कहाँ फैला ग्लोबली। तो उसको ज़रा प्ले करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है हमारे पास। अभी हमारे पास ये जो ग्रे कलर में आपको नज़र आ रहे हैं ना यहाँ पे, एक्चुअल में वो चाइना वाले जो वेरिएंट हैं वो थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कि इसमें ये डिफरेंट कलर्स अपीयर होना शुरू हो गए। यहाँ हमारे पास बीटा है, फिर इसके साथ जो है अल्फ़ा आया, गैमा आया, आखिर में जो हमारे पास जो ब्लू कलर है अब ये डेल्टा हो गया, ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता फैलता गया। अब देखेंगे आपके पास ये ओमिक्रॉन आना शुरू हो गया। अब ओमिक्रॉन के अंदर फिर आपके पास ओमिक्रॉन के जो सब वेरिएंट्स हैं वो नज़र आने शुरू हो गए ऑरेंज कलर में, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि 3 साल के अंदर जो है एकदम से एक आता है, फिर वो पूरी दुनिया में फैल जाता है, फिर एक और वेरिएंट आता है, वो फिर पूरी दुनिया में फैल जाता है, फिर एक तीसरा आता है, फिर चौथा आता है। कोई आधे दर्जन के करीब हमारे पास वेरिएंट्स आए जो इन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर वो नहीं फैल गए, ठीक है। अच्छा, तो क्या वजह है कि क्या हमारे पास कोई वायरसेस की आर्मी का कोई जनरल है जो डिसाइड करता है कि किस मुल्क में हमारे पास कौन सा वेरिएंट लॉन्च होना चाहिए या कौन सी म्यूटेशन आनी चाहिए? तो आइए देखते हैं, हमें शायद कोई वायरसेस का जनरल मिल जाए। अच्छा, ये है हमारे पास वायरस के बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। हमारे पास वायरस में आप सब ने डीएनए प्रोटीन्स वगैरह तो पढ़े होंगे क्योंकि होते हैं बेसिक बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। और ये पिछले 3 सालों में ये वाली तस्वीर इतनी ज़्यादा आई है कि जिसको बायो नहीं भी पता उसको भी पता होती है कि क्या है, ठीक है। लेकिन फिर भी बता देते हैं। ये क्या हमारे पास स्पाइक प्रोटीन है जो आपको कोरोना वायरस के ऊपर जो डंडे डंडे से निकले हुए नज़र आते हैं ना, बेसिकली वो ये प्रोटीन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास इन्वेलप प्रोटीन है, छोटा, आपने देखा वो छोटे छोटे डार्ट से पिछली तस्वीर में, ठीक है। ये उसका जीनोम है। जीनोम क्या होता है? जिसके अंदर जितना जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस का, यानी जीनोम जो है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। चाहे इंसान है, कोई पौधा है, कोई जानवर है, कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया, सब के अंदर जीनोम होता है। जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी जिस्म जो सेल के ऊपर मुश्तमिल है, उन सब का जीनोम डीएनए के ऊपर होता है, ठीक है। जो वायरस हैं वो ए सेलुलर होते हैं, उनका सेल नहीं होता, ठीक है। तो वायरस में आपको डीएनए भी मिलता है, आरएनए भी मिलता है। वायरसेस में इस हवाले से बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आती है। तो वायरस में जो हमारे पास कोरोना वायरस है इसका आरएनए जीनोम होता है,
फिर मेम्ब्रेन प्रोटीन है, फिर ये इसका इन्वेलप है, फिर न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन है। तो ये इस पूरे वायरस का स्ट्रक्चर है बेसिक। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी प्रोटीन्स हैं जो कि मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। अच्छा, डीएनए आरएनए क्या है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या है कि हमारी जितनी भी जिस्म के अंदर अफ़ाल अंजाम दिए जा रहे हैं, हम मेरी शक्ल कैसी होगी, मेरे बालों का रंग कैसा होगा, मेरी आंखों का रंग कैसा होगा, मेरे बाल घुंघराले होंगे, स्ट्रेट होंगे कि नहीं होंगे। आजकल इसका मुझे बड़ा शदीद किस्म का कंसर्न है कि बाल होने से ना होने का सफ़र चल रहा है, ठीक है। तो ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास हमारे जिस्म के हवाले से हमारे जीनोम के अंदर होती है, और हमारा जीनोम इंसानों का जीनोम डीएनए में होता है। सॉरी, अच्छा आगे चल रहा है, ठीक है। अच्छा, डीएनए और आरएनए में क्या फ़र्क है? डीएनए आरएनए बेसिकली सेम होते हैं। ये हमारे पास दो लड़ियां हैं जो एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई हैं आरएनए में, ठीक है। ये एंटी पैरेलल एक दूसरे के साथ रन होती है। एक यहाँ से शुरू हो रही है, नीचे ख़त्म हो रही है, दूसरी नीचे से शुरू हो रही है, ऊपर जाके ख़त्म हो रही है। एंटी पैरेलल हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए हैं। जिस तरह रस्सी की जो है वो रस्सियाँ जो हैं छोटी छोटी मिलकर एक मजबूत बड़ी रस्सी बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डीएनए है। जबकि इसके मुकाबले में आरएनए में डबल नहीं होता, सिंगल एक लड़ी होती है, ठीक है। अच्छा, दोनों के अंदर हमारे पास बेसिकली ये 4 अल्फ़ाबेट्स आते हैं। ये आपको 5 नज़र आ रहे हैं, लेकिन हैं बेसिकली 4। डीएनए में हमारे पास थायमीन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन होता है, AGCT। जबकि आरएनए में हमारे पास साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और यूरासिल होता है, ठीक है। इसको सिर्फ आपने AGCT और U के हिसाब से भी याद रखना है। हम आगे चलेंगे। ये इसकी मिसाल आप ये समझ लें, जिस तरह इंग्लिश में हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट हैं, उर्दू में कुछ 36-37 अल्फ़ाबेट्स आते हैं, अगर आप हमसा को कंसिडर करते हैं नहीं करते उसकी बुनियाद के ऊपर, ठीक है। तो ये डीएनए या आरएनए के अल्फ़ाबेट्स हैं। अब मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, मेरे जो अल्फाज हैं ये उन्हीं जो हरूफ तहजी हैं, ये अल्फ़ाबेट्स हैं, उनका मजमुआ बन के आपको मतलब बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं यहाँ पे, ये हमारे पास मिलके जीन्स बनाते हैं, ठीक है। जीन क्या होती है? ये AGCT का वो एक सीक्वेंस होता है। मतलब बहुत सारे 1000, 2000, 3000, बाज़ केसेस में 10-10 हज़ार अल्फ़ाबेट्स भी उसमें आ जाते हैं बीच में, हमारे पास एक जीन बनाते हैं, ठीक है। और जीन क्या होती है? वो हमारे पास कोई भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कोड करती है अपने अंदर। मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया आँखों का रंग क्या होगा, ठीक है, हमारी जो लेंस है उसका कलर क्या होगा, ये एक जीन है, ये इन्फॉर्मेशन उस जीन के अंदर इनकोडेड है। अच्छा, म्यूटेशन क्या होती है? जब हम बचपन थे तो ज़माने में टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल होता था, ठीक है, हम बड़े शौक से दिखा करते थे। कुछ अर्से पहले तक एक्समैन होते थे। आजकल का मुझे नहीं पता कि कौन से म्यूटेंट है कि नहीं है। मेरे ख्याल में उसके थे वो जो बहन थे उसमें मार्वल में जो विच थी, पता नहीं कौन, उसका भाई होता था, वो जो रशिया से उन्होंने किए थे। एनी हाउ, ये म्यूटेंट होता क्या है? तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे पास जीन के अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है। और जीन का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, AGCT, वो किसी भी कम्बिनेशन में हो सकता है। अगर वो सीक्वेंस के अंदर कोई गड़बड़ आ जाए, कोई तब्दीली आ जाए, तो वो हमारे पास क्या है? जीन के साथ में कोई भी तब्दीली जो नई खासियत या नई सिफ्त पैदा कर दे, जो एग्जिस्टिंग से उसको डिफरेंट कर दे, ठीक है। तो ये म्यूटेशन होती है। मिसाल के तौर पे नॉर्मली अक्सर लोगों की आंखों का कलर जो डार्क ब्राउन या ब्लैक होता है। अगर किसी बंदे के अंदर कोई म्यूटेशन, आपने देखा होगा बहुत सारे जो हैं KP की साइड पे, हज़ारा वाली साइड पे, उनकी आंखों का कलर जो है ग्रीनिश सा या ब्लूइश सा होता है, ठीक है। वो बड़ी मशहूर एक्ट्रेस है, उसका नाम मुझे भूल गया, पता नहीं, खैर मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उसकी बड़ी पियर्सिंग ब्लू आइज़ हैं, वो उस पता नहीं कौन सी मूवी में थी, बिल्कुल मेरे ध्यान से उसका नाम निकला हुआ, ठीक है। तो आपको ये आँख की जीन सब में, सारे इंसानों में होती है, लेकिन कोई एक उसके अंदर इन्फॉर्मेशन चेंज होगी तो उसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो ये म्यूटेशन होती है। अच्छा, अब DNA सीक्वेंस में तब्दीली क्या हो सकती है? तब्दीली क्या हो सकती है हमारे पास? या तो कोई जीन मौजूद है और वो डिलीट हो गई है, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद है जो यहाँ पे थी और एकदम डिलीट हो गई, या नहीं, सॉरी, इंसर्ट हो गई, यहाँ पे मौजूद नहीं थी और आ गई है, या मौजूद थी डिलीट हो गई है, या फिर थी और चेंज हो गई है। जैसे कहते हैं इंसर्शन, डिलीशन, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। कोई न्यूक्लियोटाइड हो गया, रिप्लेस हो गया है। अच्छा, ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के हवाले से है। बाज़ औक़ात ये होता है जीन का पूरा टुकड़ा ही टूट जाता है, डिलीट हो गया, ठीक
जिस तरह हम कंप्यूटर में जो है डिलीट का बटन दबाते हैं तो फाइल डिलीट हो जाती है, कुछ और हो जाता है, तो इस तरह जीन के अंदर भी होता है। और इसी तरह से बाज़ औक़ात जीन डुप्लिकेट हो जाती है, बाज़ औक़ात क्रोमोसोम पूरे का पूरा डुप्लिकेट हो जाता है, बाज़ औक़ात क्रोमोसोम का टुकड़ा डुप्लिकेट हो जाता है। क्रोमोसोम आप सबको पता है कि हमारे डीएनए का एक मॉलिक्यूल क्रोमोसोम की शक्ल में होता है। इंसानों में 48 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, 46 होंगे अब, 48 मेरे ख्याल में उसमें है आलू में। वो मैंने लतीफ़ा भी याद किया था कि हम सिर्फ 2 क्रोमोसोम्स के फासले में आलू बनने से। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ म्यूटेशन के हवाले से क्या है कि म्यूटेशन इज़ दी ओनली सोर्स कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन आए, ठीक है। मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले मिसाल दी थी आँखों के कलर की, ठीक है, आँखों का जो लेंस होता है, अब उसमें एक म्यूटेशन आई, पॉपुलेशन 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गई कलर के हवाले से, फिर एक और म्यूटेशन आई तो 2 से 3 हो गए। तो ये किसी भी पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन जो आती है वो म्यूटेशन की वजह से आती है, जो डीएनए के अंदर होता है, जो आने वाली जनरेशन्स के अंदर इनहेरिट हो सके। अच्छा, म्यूटेशन हमारे पास 2 तरह की हो सकती हैं। ऐसी भी म्यूटेशन जो कि खाली मेरे जिस्म में है, मेरे आगे जो बच्चे हैं उनमें नहीं जाएंगी, और दूसरी वो वाली होती है जो मुझ में भी है और आगे बच्चों में भी चली जाए, ठीक है। इसकी मिसाल है, आप सब ने कैंसर के बारे में सुना ही होगा। कैंसर होता है म्यूटेशंस की वजह से, ठीक है। हमारे पास बॉडी में 2 तरह के जीन्स होती हैं, एक को कहते हैं प्रोटॉन को जीन्स और दूसरी होती है ट्यूमर सप्रेसर जीन। प्रोटॉन को जीन जो है वो जिस तरह गाड़ी का एक्सेलरेटर होता है, दे आर एक्सेलरेटर्स, सेल की मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन को एक्सेलरेट कर देती हैं, सेल बहुत ज़्यादा तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं। जबकि इसके मुकाबले में हमारे पास जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं, दीज आर दी ब्रेक्स। अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन को हम दबाते हैं, मतलब ब्रेक को दबाते हैं, तो गाड़ी रुक जाती है, सेल डिवीजन रुक जाता है। अब इनमें से किसी एक जीन में कोई म्यूटेशन हो जाए तो दैट रिजल्ट्स इन कैंसर, ठीक है। ये सिंप्लीफाइड बता रहा हूँ, इससे कॉम्प्लिकेटेड होता है बस समझने के लिए। अब आपने कितने लोगों को देखा है कि जिनके पेरेंट्स को कैंसर था लेकिन उनको कैंसर नहीं होता? तो ये वो वाली म्यूटेशन है जो एक इंडिविजुअल पर्सन की बॉडी में होता है और उससे आगे ट्रांसफ़र नहीं होता। जबकि इसके मुकाबले में आंखों के कलर की जो म्यूटेशन है, मेरी आंखों का कलर अगर मिसाल के तौर पर नीला है, मेरे बच्चों की आंखों का कलर भी नीला या नीले से मिलता जुलता होना चाहिए, ठीक है। तो वो 2 तरह की म्यूटेशंस होती हैं। आगे चलते हैं, म्यूटेशन कैसे होती है। इससे पहले कि हम म्यूटेशन की बात करें, मुझे बताएं कि आप लोगों ने कभी अपनी जो है फ़ोटोकॉपी कोई चीज़ करवाई होगी, कभी शनाख्ती कार्ड कराया होगा, कोई डॉक्यूमेंट करवाई होगी। जो पढ़ते हैं उन्होंने कोई ना कोई नोट्स कापी कराए होंगे, नहीं कराए होंगे तो कभी खुद ब खुद कोई प्रैक्टिकल कापी बनाई होगी, कोई चीज़ लिखी होगी। अगर फ़ोटोकॉपी मशीन ख़राब हो या आप सही तरीके से नोट्स ध्यान के साथ कापी नहीं कर रहे तो क्या होता है, आपसे गलतियाँ होती हैं, ठीक है। ये गलतियाँ क्या होती हैं, बिल्कुल इसी तरह से इसको उस पर छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। जब हमारे पास सेल डिवाइड करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, तो रिप्रोडक्शन चाहे वो ह्यूमन सेल हो, कोई सिंगल सेल बैक्टीरिया हो या ए सेलुलर वायरस हो, वायरस सेल नहीं होता, ठीक है। हमने उसका स्ट्रक्चर पहले देखा तो उसमें सेल नहीं था। अब इन तीनों में हमारे पास उसका जो डीएनए है, जो उसका जीनोम है, वो रेप्लिकेट हो रहा है, ठीक है। अब ये ह्यूमन सेल की एक लाइव उसमें सेल डिवीजन आपको नज़र आ रही है। बीच में आपको यहाँ पे रेड कलर की ये उसका न्यूक्लियस है जिसके अंदर डीएनए होता है, जो क्रोमोसोम की शक्ल में है, और जब सब डिवाइड होता है तो इसकी 2 कापियाँ बनती हैं, एक नए सेल में और दूसरे नए सेल में चली जाती है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ आपके पास जब एक सेल से 2 सेल बनते हैं तो अपने जेनेटिक मटेरियल जो है, अपना जीनोम है, उसके मल्टीप्लाई करता है 2x, और अलग-अलग एक कापी जो है दोनों में चली जाती है। अब ये उसकी सिमुलेशन है कि ये ह्यूमन्स के अंदर माइटोसिस कैसे होता है। लेकिन यहाँ पे इसके बेसिस के ऊपर जो है ना, अंदर जो हो रहा होता है, दैट इज़ एक्चुअली हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन। मैंने आपको बताया था डीएनए की 2 लड़ियाँ हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अब ये AGCT जो है ना आके उसमें लग रहे हैं, ये एक इंडिविजुअल, ये न्यूक्लियोटाइड इसको कहते हैं, उसके अंदर आके लगता है और एक नई स्ट्रैंड बनती है, ठीक है। और ये उसकी सिमुलेशन है कि 5-6 एंजाइम्स हैं जो कि आके ये वाला काम करते हैं। अच्छा, म्यूटेशन कैसे होती है, इसको समझने के लिए हम एक मिसाल लेते हैं फ़ाइल की या कोई किसी किताब की। आप ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं, आपके पास कोई फ़ाइल है, आप घर लेकर आते हैं काम करने के लिए, आप फ़ाइल छोड़ते हैं, आप किसी काम से चले जाते हैं। अब फ़ाइल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन लिखी है आप ये समझ लें कोई जीन्स हैं, ठीक है। फ़ाइल आपका पूरे का पूरा जीनोम है। अच्छा, घर में बच्चे थे, उनको कोई खेलने के लिए और कोई चीज़ मिली नहीं, उन्होंने पेंसिल उठाई और आपकी कापी के ऊपर जो है ना आर्ट के नमूने बना दिए। उन्होंने पेंसिल उठाई और आपकी फ़ाइल के जितने कागजात थे उन पे आर्ट के नमूने बना दिए। जगह जगह आपको कहीं पे कार्टून नज़र आ रहा है, कहीं पे घर है, कहीं पे किश्ती है, कहीं पे बादल है, कहीं पे फूल है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो म्यूटेशन है
इंफॉर्मेशन आपकी फ़ाइल के अंदर जो मौजूद है वो अल्टर हो गई है। जब तक आप रबड़ नहीं लेंगे, उसको मिटाएंगे नहीं, फ़ाइल आपकी किसी काम की नहीं है, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी म्यूटेशंस ऐसी होती हैं जो कि इस वजह से आ जाती हैं कि वो फ़ाइल के अंदर जो मौजूद इन्फॉर्मेशन है डीएनए के अंदर वो रीडेबल नहीं होती। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है, सबसे आसान मिसाल यूवी रेडिएशन की है। यूवी रेज़ जो होती हैं हमारे पास, और डीएनए के अंदर आके क्या करती हैं, जो मैंने आपको 4 न्यूक्लियोटाइड्स बताए थे, थायमिडीन, गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन। तो थायमिडीन, जहाँ पे 2 थायमिडीन साथ साथ होते हैं, उनको आपस में मिला देती हैं बजाय कि एक अपोजिट स्ट्रैंड के ऊपर वो हों, ठीक है। और उसको ठीक करने का एक सिस्टम होता है जो ये म्यूटेशन ठीक करता है, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ये पहली वाली म्यूटेशन है जो कि आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवेबल है, लेकिन फ़िलहाल टेम्परेरीली अवेलेबल नहीं है आपके लिए, ठीक है। दूसरी म्यूटेशन के लिए फिर हम आप एक फ़ाइल लेकर आते हैं घर से। इस दफ़ा आपने कोशिश की है कि जितने भी पेंसिल, मार्कर, शार्पनर संभाल के आपने रख दिए। आपको बेगम साहिबा भेजती हैं कि जी दही नहीं, आप बाज़ार से आधा किलो दही लेकर आएँ। जब आप दही लेकर आते हैं, क्या आपको पता चलता है बच्चों ने इस दफ़ा आर्ट से जो है ना इंजीनियरिंग का सफ़र किया है, और फ़ाइल के कागज़ फाड़ फाड़ के उन्होंने कश्तियाँ और जहाज़ बना के आपकी आधी फ़ाइल जो है ना उड़ा दी हवा में, ठीक है। अब जब तक आप वो फ़ाइल के सारे कागज़ात घर के कोने खुदरों से इकट्ठे नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपके पास कोई ज़रिया नहीं है ना, आपने किया। अगर कोई कागज़ आपके पास घर से बाहर चला गया, बच्चे ने उसको बिल्कुल ही उसको फाड़ फूड़ के ख़राब कर दिया, और आपको उस ये याद नहीं है कि उस कागज़ पे क्या लिखा हुआ है, तो इन्फॉर्मेशन आपसे हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है, ठीक है। ये दूसरी तरह की म्यूटेशन है जिसमें डीएनए के स्ट्रक्चर जो है ना वो डैमेज होता है, ठीक है। हमारे पास जो रेडिएशन हैं, जैसे गैमा रेज़ है या एक्स रेज़ हैं, या आपके पास जो न्यूक्लियर रेडिएशन होती है, ये डीएनए के अंदर ये वाली तोड़ फोड़ वाली म्यूटेशंस करती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि हमारे पास ये सुना होगा या पढ़ा होगा, जब अमेरिका ने हिरोशिमा पे एटम बम गिराया था, तो वहाँ पे जितने लोग थे, कुछ तो फौरी तौर पर मर गए, कुछ 2-4 दिनों के बाद मर गए, लेकिन जो बच गए वो माजूर भी हुए, उनके आने वाली जो औलादें हैं वो भी माजूर पैदा हुई। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो म्यूटेशन इतनी शदीद किस्म की उनकी बॉडी में न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से हुई थी कि वो उनकी न सिर्फ उन लोगों की ज़िंदगी में रही, उन बंदों की बॉडीज़ में रही, बल्कि उनके आने वाली नस्लों के अंदर भी वो ट्रांसफ़र होती रही, ठीक है। अब ये म्यूटेशंस अब एक नेचुरल अमर है, मैंने आपको बताया कि रैंडमली होती रहती है, हर वक्त होती रहती है। आप धूप में जाते हैं, धूप में यूवी रेज़ होती हैं, उससे म्यूटेशन हो गई, वो सारी चीज़ें। अब इस म्यूटेशन को ठीक कैसे करती हैं हमारा जिस्म? इसके 3-4 बेसिक मैकेनिज़म्स हैं। एक मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। क्या होता है हमारे पास कुछ प्रोटीन होते हैं, वो हर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट तरह के होते हैं, लेकिन बेसिक फंक्शन उनका सेम है। क्या होता है, एक प्रोटीन है जो कि पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर चलता जाता है, डीएनए के ऊपर, मतलब डीएनए के ऊपर या आरएनए के ऊपर, और देखता जाता है कि कहाँ पे कोई म्यूटेशन है कि नहीं है, कहाँ पे कोई नॉर्मल से डेविएशन है कि नहीं है, ठीक है। अब ये दोबारा से शुरू होती है, तो 1 मिनट पीछे चलते हैं। अब ये हमारे पास डीएनए की एक स्ट्रैंड है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि वो प्रोटीन आएंगे थोड़ी देर में, इसको ये हमारे पास जो म्यूटेशन है, और ये प्रोटीन आ रहे हैं जो कि इस डीएनए को स्कैन कर रहे हैं। स्कैन करते करते आइडेंटिफाई करते हैं भाई ये यहाँ पे म्यूटेशन है। अब अगला प्रोटीन आता है कैंची की तरह का, वो इसको यहाँ से काट देगा, इस पूरे हिस्से को काट के अलहदा कर देंगे। फिर एक दूसरा प्रोटीन आएगा, वो यहाँ पे एक नई स्ट्रैंड बनाएगा, ये सारी गलती ठीक करेगा। अगला प्रोटीन आएगा, उसको यहाँ पे इसको बिल्कुल ज्वाइन कर देगा, ठीक है। और यूँ हमारे पास जो प्रोटीन और डीएनए है या जीनोम है वो गलतियों से पाक हो जाता है, ठीक है। ये एक नॉर्मल मैकेनिज़्म है। ये स्किन जो कैंसर होता है जिसको कहते हैं ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम, आपने देखा होगा, एक मूवी थी मिडनाइट चाइल्ड था कि पता नहीं क्या था, एक बच्ची होती है वो धूप में घर से बाहर नहीं निकल सकती, ठीक है। उसकी वजह ये है कि उसकी बॉडी में ये वाला जो मैकेनिज़्म है म्यूटेशन ठीक करने वाला, उसके जीन में खुद ही म्यूटेशन थी। जो म्यूटेशन ठीक करने वाली जो जीन थी वो म्यूटेटेड थी। इसका मतलब है कि जो यूवी रेडिएशन से उसकी बॉडी में म्यूटेशन है वो उसकी वजह से उसको कैंसर होना था। तो उसके बाप ने उसको संभाल के रखा होता, सारा दिन घर में रहती थी, रात को बाहर निकलती थी, अपने स्कूल के साथियों वगैरह के पास जाती थी, ठीक है। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। अच्छा, यहाँ तक आपने देखा है कि कोई ऐसी लॉजिकल रीज़न नहीं है कि वायरस कहे कि यार मुझे ये वाली म्यूटेशन चाहिए, या कोई इंसान कहे या कोई भी जानदार कहे कि यार मुझे अपनी आंखों का कलर जो है ना ब्लैक हो नहीं पसंद, मैं चाहता हूँ कि मेरी आंखों का कलर जो है ना मज़ेदार खूबसूरत सा नीला नीला या सब सा हो जाए, या मैं चाहूँ कि यार मेरे बच्चों की जो है आंखों की कलर जो है वो नीला हो जाए। ऐसे ही हम अपनी मर्ज़ी से, अपनी विल से नेचुरली कोई जीन म्यूटेट नहीं करवा सकते, ठीक है। क्या वजह है कि वायरसेस जो हैं उनमें इतनी बहुत सारी जो म्यूटेशंस आ रही हैं?
और वो म्यूटेशन भी वो आ रही है कि हमारे पास जो वायरस है वो ख़तरनाक होता जा रहा है। ठीक है, चलें देखते हैं इसका आगे क्या जवाब हमारे पास आता है। एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। थॉट एक्सपेरिमेंट फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट है, मुझे बड़ा पसंद आया तो मैंने उसको बायो में भी अप्लाई करने की कोशिश की है। अल्लामा इकबाल का बड़ा मशहूर है, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नम होते मिट्टी बहुत सरखेज़ है कि मैं साइंस के बनतों में शेरों की टांग तोड़ सकता हूँ। ठीक है, आप लोग नहीं तोड़ सकते। एनी हाउ, अच्छा हम एज्यूम करते हैं हम ये करते हैं कि हम इस जो दूसरा मिसरा है इसको हम वो बना लेते हैं खाली जगह पुर करें वाला सवाल। अब मुझे बताएं कितने और ऐसे बच्चों को देते हैं जिन्होंने शेर कभी नहीं सुना हुआ। आपके ख्याल में कितने 100 में से कोई एक बच्चे इस सवाल का सही जवाब दे देगा? 1000 में से एक दे देगा, 10,000 में से एक दे देगा, लाख में से एक दे देगा, करोड़ में से एक दे देगा। जैसे जैसे जाते हैं प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है नंबर ज़्यादा होने की वजह से। ठीक है, अगर 0.01% भी प्रोबेबिलिटी हो तो लाख में कितने वो बनते हैं? कोई 2-3 बच्चे तो निकल ही आएंगे ना। आल्सो मैं मैथ्स का बंदा नहीं हूँ तो आई कैन बी लिबरल विथ नंबर्स। ठीक है, तो हम एज्यूम करते हैं कि एक बच्चे ने आके यहाँ पे हमें कह दिया हो कि यहाँ पे खम का लफ्ज़ आता है, ज़रा खम हो तो मिट्टी बड़ी सरखेज़ है साकी। म्यूटेशन हो गई, लेकिन म्यूटेशन जो है वो हमारे पास क्या है कि वो जो एक्चुअल जो जीन है, जो जीनोम है, उसका कॉन्सेप्ट जो है उसने ख़राब कर दिया। अब वो ये जीन मौजूद है लेकिन किसी काम की नहीं रही है। ठीक है, इस तरह की जो जीन्स हमारे जो डीएनए में भी मौजूद होती हैं जिसको हम कहते हैं सूडो जीन्स, जीन है लेकिन अपना फंक्शन नहीं करती है। ठीक है, एनी हाउ हम एक क्लास से दूसरी क्लास के बच्चों को लिया, दूसरी क्लास के बच्चे ने इसको कह दिया कि नहीं यार यहाँ पे खम नहीं आता, यहाँ पे दुम आता है, ज़रा दुम हो तो मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। अब वो शायद मुर्गी समझ रहा होगा जिसकी दुम होनी चाहिए, लेकिन अब तो बिल्कुल ही बड़ा गर्क हो गया। ठीक है, अल्लामा इकबाल जो है अपनी कब्र में करवटें ले रहे होंगे गुस्से के मारे। एनी हाउ, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा बच्चा आ जाए जो ये कह दे कि यहाँ पे दुम नहीं, यहाँ पे दम हो, ज़रा दम हो तो मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। अब दम जो हिम्मत हौसले वाले कॉन्टेक्स्ट में लें तो अब थोड़ा सा आपको मतलब समझ में आता है। ठीक है, तो ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट जो है आपको ये समझाता है कि जो हमारे पास म्यूटेशंस होती हैं वो रैंडमली हो रही होती हैं। कहीं पे आपके पास कोई एक मिसिंग पजल का पीस आके लग गया तो क्या करता है कि वो हमारे पास काम जो है चला देता है आगे। ठीक है, चलें अब एक और जो है थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, म्यूटेशंस के वायरस पे असरात क्या होते हैं, ये म्यूटेशंस कैसे वायरस को इन्फ्लुएंस करती हैं। अच्छा, वायरस का और उसके होस्ट का, कोरोना के होस्ट हमें हमारी बॉडी के अंदर कोरोना वायरस आता है। ठीक है, तो हमारे कोरोना के दरमियान इंटरेक्शन 3 उसमें होता है, आप इसको 4 में भी डिवाइड कर सकते हैं, मैंने 3 में किया हुआ है। क्या होता है, सबसे पहले हमारे जिस्म के अंदर वायरस ने आना है और वायरस आके जो है हमारे इम्यून सिस्टम से अपने आप को बचाता है। ठीक है, दूसरे स्टेप पे क्या है कि खाली इम्यून सिस्टम से ख़ुद को नहीं बचाना बल्कि हमारी जो सेल्स हैं जिसके अंदर वायरस जाके अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है तो उसने सेल के अंदर भी जाना होता है। ठीक है, और तीसरा क्या है, अंदर जाके हमारी जो सेलुलर मशीनरी है उसको टेक ओवर करना है और टेक ओवर करने के बाद अपनी रिप्रोडक्शन करनी है वायरस ने। इसकी मिसाल ये है कि आप जो जाएँ कोक की फैक्ट्री में, वहाँ पर जाके पेप्सी बनानी शुरू कर दें, आपको कोई इजाज़त देगा? वायरस ये करता है। ये मेरा वो मिसाल नहीं, ये एक ब्रायन पता नहीं कोई था साइंस कॉमेडियन, आप उसको सर्च करेंगे तो ब्रायन के नाम से वो बंदा मिल जाएगा, उसकी साइंस से रिलेटेड जोक्स बड़े मज़ेदार हैं। तो उसने कहा था कि जी वायरस जो हैं वो ऐसे होते हैं जैसे कोक की फैक्ट्री में जाकर उनको पेप्सी बनाने पे लगा देते हैं। एनी हाउ, तो ये हमारे पास 3 बेसिक पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर हमारे पास कोरोना वायरस और इंसानों का इंटरेक्शन हो रहा है। अब देखते हैं कि इनके अंदर म्यूटेशन कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं। अच्छा, सबसे पहला स्टेप क्या है, इम्यून सिस्टम से ख़ुद को बचा के रखना। अब ये आपको यहाँ पे एक वाइट ब्लड सेल नज़र आ रहा है जो कि एक छोटे से बाहर से आने वाले बैक्टीरिया के पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये एक्चुअल फुटेज है जो उन्होंने ली हुई है। ठीक है, माइक्रोस्कोप की मदद से। वायरस इतना छोटा होता है कि हम देख नहीं सकते, तो मैंने कहा ठीक है ये वाली लगा देते हैं, आप लोगों को आइडिया तो हो जाएगा। ठीक है, अब इस कॉन्टेक्स्ट में कि हमारे पास जो वाइट ब्लड सेल है जो हमारे इम्यून सिस्टम का बेसिक कंस्टिट्यूएंट है, वो बाहर से आने वाले किसी भी चीज़ को एक्टिवली परस्यू करता है। ठीक है, तो अब मुझे बताएं कि अब हमारी बॉडी के अंदर एक सेल था जो पहले से इन्फेक्ट हो गया। अब इन्फेक्शन होने के बाद जो हमारे पास उसमें बहुत सारे उसकी प्रोजेनीज़ बनी, वायरस ने अपनी औलाद बनाई, वो जो है सेल से बाहर निकली। अब उनका अगला स्टेप क्या है कि बाहर निकल के दूसरे सेलों को जाके इन्फेक्ट करना, लेकिन उनके रास्ते में हमारे पास सबसे पहले क्या पड़ता है, इम्यून सिस्टम। अब ये जो सेल आए हैं, ये सेल हैं, उसमें हम
एज्यूम करते हैं कि 3 तरह के सेल हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइड। पहला वो है जिसमें कोई म्यूटेशन नहीं है, वो अपने जो वालिद जो या वालदैन कह लें जो भी है, वायरसेस में कोई जेंडर तो होता नहीं ऑब्वियसली, तो या तो अपने वालदैन की कापी है एग्जैक्ट, या फिर वैक्सीन की कापी है जो कि आपने ली हुई है, ठीक है। तो वैक्सीन का क्या मतलब है कि इम्यून सिस्टम को पता है ये इस शक्ल का वायरस है, ठीक है। दूसरा हमारे पास कौन सा है कि जिसके जो अपने प्रोटीन्स हैं, नॉर्मली कोरोना में हमारे पास स्पाइक प्रोटीन होता है, ठीक है। तो स्पाइक प्रोटीन जो है वो ही ये सारे काम है, उसी की बेसिस पर वैक्सीन भी बनती हैं, इसकी डिटेल में आगे आप लोगों को बताऊंगा। तो जो अपनी हिफाजत से बेपरवाह खुल्लम खुल्ला अपना स्पाइक प्रोटीन जो है ना बड़े बड़े झंडों की तरह से लहरा रहा है, सबको नज़र आ रहा है कि हाँ जी मैं वायरस हूँ, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। तीसरा वायरस वो है जिसने अपने आप को पहले की नस्बत अपने स्पाइक प्रोटीन को ऐसे मॉडिफाई किया हुआ है कि इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं चल रहा कौन सा है, हिडन कह लें, कैमोफ्लेज्ड कह लें, जो भी कह लें। अच्छा मुझे बताएं, इनमें से इन तीनों म्यूटेशंस में से कौन सी म्यूटेशन वायरस के लिए ज़्यादा सक्सेसफुल होगी? जो वायरस के लिए ज़्यादा सक्सेसफुल, वायरस का फ़ायदा, वो भी माइक ले लें। जो पोशीदा हो उसकी मैं बात करूँगा कि वो क्योंकि जब नज़र ही नहीं आ रहा तो उसको किस तरह ऑब्वियसली वो जो वायरस के हक़ में तो वही म्यूटेशन बेहतर है ना कि जो अपने आप को इम्यून सिस्टम से बचा के रखे, ठीक है। तो पहले इंट्रैक्शन में वो वाली म्यूटेशन यहाँ पे सेलेक्ट हुई है जो वायरस के हक़ को, वायरस को फेवर कर रही है, ठीक है। चलें अब अगले स्टेप पे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। दूसरा स्टेप है हमारे पास सेल के अंदर कामयाबी से एंटर होना। अब ये देखें कि एक वायरस है, बहुत सारे वायरस निकले थे, अब इन्होंने जो है दूसरे सेल के अंदर जाना है, ठीक है। अब ये स्पाइक प्रोटीन है, वो होता क्या है कि वायरस की सरफेस पे स्पाइक प्रोटीन होता है और उसके मुकाबले में हमारे पास जो ह्यूमन सेल होता है उसके सरफेस पे ACE2 प्रोटीन होता है, ठीक है। दोनों आपस में मिलते हैं, इनकी शक्ल एक दूसरे से कम्प्लीमेंटरिटी होती है, लॉक और की वाला मिसाल समझ लें। वायरस का स्पाइक प्रोटीन जो है की है, ह्यूमन ACE2 जो है वो लॉक है, वो उसको आके लगता है, ओपन करता है, वायरस पूरे का पूरा अंदर चला जाता है ह्यूमन सेल के अंदर, ठीक है। अब इस स्टेप के ऊपर अब यहाँ पे कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व हो रहा है? दोबारा स्पाइक प्रोटीन। इसलिए उसमें हमने स्पाइक प्रोटीन की वो म्यूटेशन देखी थी जो वायरस को बचाने के लिए, इम्यून सिस्टम से बचाने के लिए होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास फिर दोबारा म्यूटेशन आएगी। अब दोबारा इस लेवल के ऊपर हम म्यूटेशन को फिर देखते हैं, दोबारा फिल्टर लगाते हैं। पहला वायरस वो है जिसका एस प्रोटीन में कोई म्यूटेशन नहीं अपनी असल हालत में मौजूद है, वही वाली जो कि वैक्सीन वाली थी, या जो इम्यून सिस्टम को पता है, जो उसके एक्चुअल जो ओरिजिनल जो फादर कह लें या पेरेंट कह लें वायरस की म्यूटेशन का एस प्रोटीन था। दूसरा वो है जिसने इम्यून सिस्टम से बचने के लिए अपनी एस प्रोटीन को ऐसा मॉडिफाई कर लिया है कि वो इम्यून सिस्टम को तो नज़र नहीं आ सकता, लेकिन मसला क्या है कि वो जिस काम के लिए एस प्रोटीन है वो वाला काम ही नहीं कर सकता, मतलब सेल के अंदर जाने का। तीसरा वो है कि दोनों के मुकाबले में ऐसी म्यूटेशन हुई है जिसने ना सिर्फ जो है इम्यून सिस्टम से भी उसको बचाया हुआ है, बल्कि उसने उसकी को मास्टर की में कन्वर्ट कर दिया कि ज़्यादा तेज़ी से सेल के अंदर जा सकता है। अगेन दोबारा बात हुई है, इन तीनों म्यूटेशन में आपके ख्याल में कौन सी म्यूटेशन ऐसी होगी जो कि वायरस के हक़ में बेनिफिशियल होगी? ऑब्वियसली मतलब जो वायरस को फ़ायदा दे रही है वही म्यूटेशन यहाँ पे वायरस सेलेक्ट करेगा। ये सेलेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट यानी मतलब अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से नहीं होती, रैंडमली होती है। मतलब इसको फिर हम आगे डिस्कस करते हैं कि कैसे होती है, लेकिन हमारे पास म्यूटेशन यही वाली सेलेक्ट होगी जो कि वायरस के लिए बेनिफिशियल है। अच्छा आगे चलते हैं। अब आखिरी स्टेप है जहाँ पे वायरस सेल के अंदर तो आ गया है, आने के बाद उसने क्या किया है कि उसने टेक ओवर किया है। टेक ओवर का मतलब है कि उसने सेल के अंदर जितनी भी मशीनरी जो प्रोटीन बनाने के लिए या और चीज़ें बनाने के लिए, और उसने उनको रोक दिया है कि भाई आपने अपना कोई काम नहीं करना, अब मैंने ये इसको इस्तेमाल करना और मैंने अपनी प्रोजेनी बनानी है, ठीक है, अपनी नई कॉपीज़ बनानी है, नई औलादें बनानी है। जब हम BS में थे, हम पढ़ रहे थे, तो हमारे टीचर ने हमें HIV वायरस का जो है वो लाइफ साइकिल पढ़ाया था, तो वो स्टेप बाय स्टेप उसकी डिटेल बता रहे थे। तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त बैठा हुआ था, उसको मैंने मजाक किया, यार देखो सेल के अंदर इनकलाब आ रहा है। सर वो मार्कर यूज़ कर रहे थे रेड कलर का, तो आगे से मुझे कहता है यार खाली इनकलाब नहीं आ रहा सर, सेल के अंदर जो है ना सुर्ख इनकलाब आ रहा है। अच्छा ठीक है, अब होता क्या है, अब सेल अंदर आ गया, वायरस सेल के अंदर आ गया, उसने उसके ऊपर टेक ओवर कर लिया और उसने अपने बहुत सारे कापीज़ बना के अपनी जो प्रोजनी है वो बना के बाहर ह्यूमन बॉडी के अंदर जो निकालने शुरू कर दी, ताकि वो साइकिल फिर दोबारा से शुरू हो जाए और ये रिपीट इस तरह से आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है क्या कहते हैं उसको, अगेन म्यूटेशंस पे आते हैं कि म्यूटेशन यहाँ पे कौन सी होगी, वो हमें क्या फ़ायदा देगी।
हमारे पास यहाँ पे अब म्यूटेशन है वायरस में जिसने टेक ओवर करने और अफजाइश नस्ल की सलाहियत में कोई फ़र्क नहीं डाला, मतलब इस वायरस के अंदर कोई म्यूटेशन मौजूद नहीं है। ठीक है। दूसरी हमारे पास आती है म्यूटेशन तो हो गई है जिसकी वजह से टेक ओवर आसान है, बट उसकी एक कास्ट है कि वो रिप्रोडक्शन की जो स्पीड है वो कम हो गई है। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास तीसरी म्यूटेशन है, उसमें रिप्रोडक्शन की स्पीड तो ठीक है लेकिन टेक ओवर करना मुश्किल हो गया सेल में। और आखिरी वो है कि जिसमें रिप्रोडक्शन की स्पीड भी ज़्यादा हो गई है और टेक ओवर करना भी आसान हो गया। अगेन आपको पता है कि म्यूटेशन वो वाली सिलेक्ट होगी जो कि वायरस के लिए बेनिफिशियल है। वो कौन सी वाली है? यही कि जो दोनों एस्पेक्ट में वायरस को बेनिफिट कर रही है। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या है, म्यूटेशन कौन सी सेलेक्ट हुई? जो वायरस को इम्यून सिस्टम से बचा के रख रही है। कौन सी म्यूटेशन सेलेक्ट हुई? ये दूसरे नंबर पे जिसने उसको ज़्यादा इन्फेक्टिव बनाया है। इन्फेक्टिव से मुराद सेल के अंदर ज़्यादा जा रहा है। अगर आप 10% भी लगा लें तो आपके पास एक वायरस अगर 1000 अपनी औलाद बनाता है तो 10% का मतलब है 100 वायरस एक्स्ट्रा बनेंगे। 100 वायरस एक्स्ट्रा बनेंगे तो इसका मतलब है 100 एक्स्ट्रा सेल्स को इन्फेक्ट करेगा और आगे से उन 100 सेलों में से एक्स्ट्रा सेलों में से फिर आपके पास 1100 एक्स्ट्रा वायरसेस आएंगे। ठीक है। तो ये एक चेन रिएक्शन होता है कि एक जगह पे आपको 10% की भी एडवांटेज मिल गया तो थ्रू आउट दी लाइफ साइकिल एडवांटेज आपके पास कैरी होता जाता है और आखिर में उसकी रिप्रोडक्टिव स्पीड भी ज़्यादा है और टेक ओवर भी आसान है। जो उसको मसले मसाइल आ सकते थे वो सारे के सारे उसके ख़त्म हो गए यहाँ पे। अच्छा, उस सवाल पे आते हैं जो हमने पहले किया था कि कोरोना वायरस के लिए वो कौन सा सिनारियो बेहतर है कि उसका जो पेशेंट है वो अस्पताल में आईसीयू में या कोविड वार्ड के अंदर एडमिट हो, क्रिटिकल हो या वो खुदा ना खास्ता गुजर भी जाए या हल्के फुल्के अलामात के साथ अपनी एवरीडे लाइफ गुजार रहा हो। तो आपके ख्याल में क्या ख्याल है उसमें से कौन सा होना चाहिए? जो हल्की फुल्की अलामात के साथ रोज़मर्रा, क्योंकि वो दूसरा तो वैसे भी टेक ओवर हो चुका है। नहीं, इन दोनों में से माइक ले लें। दोनों बीमार हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि एक बीमार है और एक नहीं है, दोनों एक साथ बीमार होंगे और एक साथ ही ठीक होंगे या नहीं होंगे, वो अलग बात है। तो वायरस के लिए इन दोनों में से कौन सा बेहतर है? सर दोबारा एक दफ़ा इसको दोबारा रिपीट कर दें। मैं दोबारा बता देता हूँ। कोरोना वायरस है, थिंक लाइक अ वायरस। ठीक है। आप जो है एक वायरस हैं, आपके सामने ऑप्शन है, दो पेशेंट हैं, एक नैयर है और एक आपका क्या नाम था, अपना नाम बता बोलिए। आलम। ठीक है। नैयर जो है ना बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म की इम्यून सिस्टम है, इसको कुछ नहीं होता। आप 2-4 चपेड़े भी मारें बतौर वायरस तो नैयर को कुछ भी नहीं होगा। जबकि इस मुकाबले में आलम जो है बड़ा नाजुक सा बंदा है, मम्मी डैडी टाइप का, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है। तो आलम को आप ज़रा सा भी करें तो उसने बीमार हो कि जो खुदा ना खासा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना। एज अ वायरस आप के लिए इन दोनों में से कौन सा सिनारियो बेहतर होगा? सर पहला वाला जो नैयर वाला। अच्छा, या आलम वाला? आलम वाला। अच्छा, कोई और आलम की बात करता है कि नैयर की बात करता है? सही। अच्छा, मैं भी जो रिसर्च शेयर करूंगा मेरी एक स्टूडेंट ने की है, बड़ी अच्छी स्टूडेंट है, उसके नाम भी नैयर है। जब मैं पहली दफ़ा आया था तो मैंने पूछा था, मुझे सर ने कहा कि जी आप नैयर से बात कर ले। तो मैंने पता नहीं आपसे पूछा था किससे पूछा था कि नैयर साहब या साहिबा कौन है? ये जेंडर न्यूट्रल नाम है। एनी हाउ, कमिंग बैक टू इट। ठीक है। अच्छा, इस सवाल को भी छोड़ते हैं। अब मेरी स्टूडेंट है एमफिल, उसने भी किया खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी से। उसका प्रोजेक्ट बेसिकली ये था, हमारा हाइपोथेसिस था कि इन दोनों सिनारियों में से वायरस के लिए कौन सा बेहतर हो सकता है। ठीक है। हमने म्यूटेशन को स्टडी किया। उसका प्रोजेक्ट है evaluation of immune evasive potential and infectivity potential of viral molecular evolution of SARS-CoV-2। लॉज मोटे मोटे हैं, समझाना आसान है। इन्फेक्टिविटी पोटेंशियल का मतलब है वायरस सेल के अंदर कितना ज़्यादा जा रहा है। इम्यून इवेसिव का मतलब है इम्यून सिस्टम से कितनी आसानी से भाग रहा है। ठीक है। तो वायरस के अंदर जो म्यूटेशन हो रही है SARS-CoV-2 के अंदर, स्पेसिफिकली उसके स्पाइक प्रोटीन के अंदर, उनको हमने स्टडी किया और स्टडी करके हमने ये दो एस्पेक्ट देखे कि हमारे पास क्या आ रहा है। अच्छा, ये स्पाइक प्रोटीन है, मैंने कहा एक दफ़ा फिर इसका रिकैप करवा देते हैं। स्पाइक प्रोटीन जो है वो हमारे पास चाबी होता है और ये ह्यूमन सेल का जो प्रोटीन है, ह्यूमन ACE2 रिसेप्टर, जो टेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, पता नहीं कोई इस किस्म का नाम है, तो वो उसका लॉक होता है। ये उसके साथ फिज़िकल कांटेक्ट में आता है, रास्ता खुलता है और सेल
वायरस का जो जीनोम है पूरे पूरे कंटेंट्स के साथ ह्यूमन सेल के अंदर चला जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास स्पाइक प्रोटीन है, ठीक है, रेड कलर में आपको जो नज़र आ रहा है, ये रेड कलर का जो रीजन है इसको कहते हैं आरबीडी, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, ठीक है। और ये बाइंड करता है किसके साथ, ACE2 रिसेप्टर, ह्यूमन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 जो है इसके साथ बाइंड करता है, जो लॉक एंड की मैंने अभी बात की थी, ठीक है। कहते हैं इसमें देखिए ये सारे क्लोज है लेकिन एक ओपन है, क्या वो नेचुरली ओपन है ताकि कनेक्शन हो सके? एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। हमारे पास ये क्लोज की बात नहीं है, ये इन्होंने बताया हुआ कि हमारे पास ये प्रोटीन जो है ACE2 प्रोटीन जो है स्पेसिफिकली यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये प्रोटीन प्रेजेंट है तो किसी और जगह पे भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि सेल की पूरी सरफेस इस प्रोटीन से कवर्ड हो, 2 4 5 10 जो है जगह जगह कहीं ना कहीं हमारे पास मौजूद होते हैं, ठीक है। तो जिस वक्त वायरस आता है तो स्पेसिफिकली इसके साथ बाइंड होगा। अगर मिसाल के तौर पे कोई म्यूटेशन हो जाए और ACE2 जो हमारे पास प्रोटीन है वो एक्सप्रेस ही ना हो, प्रेजेंट ही ना हो, तो क्या होगा, हमें कोविड का इन्फेक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ये वो ताला है जिसकी चाबी कोविड के पास है। अगर कोई ताला लगा हुआ ना हो या आप ताला तब्दील कर दें तो आप जो है वो उस कमरे में दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि आप उस स्पेसिफिक ताले की चाबी ना ले लें। मिसाल के तौर पे इस हॉल का ताला है, उसकी चाबी आपके पास होगी, मैं आके ताला तब्दील कर देता हूँ, क्या आप इस हॉल के अंदर दाखिल हो सकेंगे? सेम इज़ द केस। ACE2 रिसेप्टर जो है ये रिसेप्टर है जिसके साथ स्पाइक प्रोटीन जो है कोरोना वायरस का बाइंड करता है, फिजिकल इनकी बाइंडिंग होती है यूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी, ये एक्चुअल में फिजिकल बाइंडिंग हो रही है, ये ह्यूमन सेल और वायरस के पार्टिकल के दरमियान, ठीक है। उसके नतीजे में क्या होता है कि वायरस जो है वो सेल के अंदर दाखिल हो जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि ये हमारे पास RBD रीजन होता है, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, ठीक है। ये बाइंड करता है ACE2 एंजाइम के साथ, रिसेप्टर के साथ, और वायरस के अंदर दाखिले का रास्ता हमवार करता है। अच्छा, ये वो बहुत सारी म्यूटेशंस हैं जो हमने स्टडी की। आपको यहाँ पे ये अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा ओमिक्रॉन के जो कलर नज़र आ रहे हैं ये आपको बता रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर ये म्यूटेशन है जो कि इन सारी वेरिएंट्स के अंदर मौजूद है। ये इस कलर की के साथ आप मैच करेंगे, ठीक है। तो हमने इन म्यूटेशंस को स्टडी किया और देखा ये म्यूटेशंस कहाँ कहाँ हो रही हैं और उनका क्या क्या एस्पेक्ट आता है, ठीक है। की म्यूटेशंस ऑफ वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न्स जो कि हमारे पास स्पाइक प्रोटीन के अंदर आ रही हैं। अच्छा, अब मैं उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऑब्वियसली क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है, मैं आसान तरीके से आपको समझा देता हूँ। अब आ जाते हैं, हमने इन म्यूटेशंस को देखा कि इम्यून इवेजन में कैसे हेल्प करी। दोबारा मैं बता दूँ इम्यून इवेजन क्या होता है, कि हमारे पास वायरस जो है इम्यून सिस्टम से कैसे भाग सकता है, कैसे अपने आप को कीमोफ्लाज कर सकता है, कैसे अपने आप को बचा सकता है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे चलूँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। वैक्सीन का आप सबको पता है वैक्सीन क्या होती है? किसी को नहीं पता? सबको पता है, ठीक है। वैक्सीन क्या करती है, हमारे जिस्म में आती है, हमारे इम्यून सिस्टम को खड़े होकर 2-4 ताने मारती है, हमारा इम्यून सिस्टम गुस्से में आता है, उसको पकड़ता है, उसको एनालाइज करता है और उसको अपने रिकॉर्ड के अंदर शामिल कर लेता है, ठीक है। ये बड़े बेसिक अंदाज में मैं आपको समझा रहा हूँ कि वैक्सीन इम्यून सिस्टम को प्रोवोक करती है, इम्यून रिस्पांस को प्रोवोक करती है, ताकि वो वायरस जो हमने डाला है, जो बैक्टीरिया है या कोई भी पैथोजन है जिसके लिए हमने वैक्सीन बनाई है, वो हमारे पास हमारी जो इम्यून सिस्टम के रिकॉर्ड के अंदर आ जाए, ठीक है। जो वैक्सीन होती है उसके अंदर हमारे पास छोटे छोटे एंटीजन्स होते हैं, एंटीजन होते हैं, और उस एंटीजन के अंदर एपिटोप होता है। एपिटोप एक्चुअल में वो हिस्सा होता है जो कि इम्यून सिस्टम को जो ना ताने मार रहा होता है, और तुम ये तुम्हारी ऐसी की तैसी, ठीक है। हमने क्या किया कि हमने ये देखा ये जो म्यूटेशंस हैं ये क्या किसी एपिटोप के अंदर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, किसी एंटीजन के अंदर हैं कि नहीं है, जो कि एक्चुअल में वायरस को और उसके इम्यून सिस्टम के इंटरेक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। हमने इसमें ये अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा जो 6-7 वेरिएंट्स थे जिन पर हमने काम किया था वो उठाए और हमने 1 2 3 4 5 म्यूटेशंस ले लें, ठीक है। ये इस जगह पे ये बेसिकली एपिटोप्स हैं जो कि इम्यून सिस्टम को प्रोवोक करते हैं और इम्यून सिस्टम इनकी मौजूदगी में एक्ट करता है। अगर ये आप ये 4-5 एपिटोप्स यहाँ से निकाल दें तो स्पाइक प्रोटीन जो है वो आप पूरी बाल्टी भर के भी खा लें तो इम्यून सिस्टम को कुछ भी नहीं होगा, वो समझेगा भी रूटीन की चीज़ है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर ये वाले एपिटोप्स होंगे तो स्पाइक प्रोटीन जो है वैक्सीन का भी काम करेगा। अगर नॉर्मल वायरस है तो उसमें भी स्पाइक प्रोटीन के अंदर ये एपिटोप्स मौजूद होंगे तो इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ भी एक्ट करेगा,
हम देखें कि ये वुहान में जो वायरस है जो सबसे पहले चाइना में रिपोर्ट हुआ था, ठीक है, इसको वुहान के रेफरेंस के तौर पे हमने रखा हुआ है। फिर अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन के फिर 1, 2, 3, 4 वेरिएंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये वैल्यू जितनी कम है उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये एपिटोप अपना काम करने में, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने में। ये इसको कहते हैं IC50 वैल्यू, मतलब कम से कम कितनी वैल्यू चाहिए कि 50% टारगेट आपका अचीव हो जाए। 50% टारगेट अचीव होने के लिए अगर आपको 100 यूनिट चाहिए तो इसका मतलब है, और 1000 यूनिट चाहिए तो इसका क्या मतलब है कि 1000 यूनिट वाली चीज़ जो है लेस इफ़ेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू 100 यूनिट्स वाली। बात समझ में आ रही है? किसी को कन्फ्यूजन है इसमें? पक्की बात है, दोबारा रिपीट करते हैं। आपके पास चीनी है दो तरह की, एक डाइट चीनी है, एक नॉर्मल चीनी है। आप अगर मेरे घर वालों की तरह से शौकीन मीठा खाने के हैं तो आप 2-2, 3-3 चम्मच भर के चाय में चीनी डालेंगे नॉर्मल चीनी के। लेकिन अगर आपके सामने वो डाइट चीनी है जो कितनी ज़्यादा मीठी नहीं है तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चीनी चाहिए होगी वो डालने के लिए, ठीक है। तो वो दूसरी चीनी जो है एफिशिएंट नहीं है अपना काम करने के लिए, आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चीनी चाहिए उतना मीठा जायका अचीव करने के लिए, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आपको चीज़ चाहिए अपना काम करने के लिए उतनी ज़्यादा वो इनएफिशिएंट है। जितनी कम क्वांटिटी चाहिए कि आपको मीठा उस लेवल के ऊपर आ जाए वो उतनी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है, ठीक है। अब हमारे पास मिसाल के तौर पे ये वाला जो एपिटोप है जो 9.7 यूनिट चाहिए इम्यून सिस्टम को इन्वोक करने के लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए, ये ज़्यादा एफिशिएंट है, पोटेंट है एज़ कम्पेयर टू दिस जिसके हमें 412 यूनिट चाहिए, ठीक है। तो अब आप इसको कंपेयर करें कि आपके पास जैसे जैसे हम आगे जाते जाते हैं, एक तो ये जो एपिटोप्स हैं उनकी क्वांटिटी कम होती जाती है। अच्छा, अब ये कलर मैंने बड़े अजीब गरीब किस्म के रख लिए हैं, मुझे नज़र नहीं आ रहे, मैं यहाँ पे आपको जाके समझा देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5 एपिटोप्स हैं, ठीक है। पहले वाले में जब आप उधर जाएंगे तो वहाँ पे एक एपिटोप तो सिरे से ख़त्म हो गया और मौजूद ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं है। उसकी इम्यूनोजेनिक जो वैल्यू है इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने की, उसको जो है गुस्सा दिलाने की जो पोटेंशियल है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। साथ के साथ उसकी एवरेज जो वैल्यू है हमारे पास वो भी ज़्यादा होती चली गई है। इसका मतलब क्या है कि वायरस जो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व कर रहा है टुवर्ड्स मोर इम्यून इवेसिव, मतलब इम्यून सिस्टम से अपने आप को बचा रहा है। वो एपिटोप्स जो कि बहुत ज़्यादा सही वैल्यूज़ में अपने आप को एक्सर्ट करते हैं, वो इम्यून सिस्टम को गुस्सा दिलाते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं, वो कम होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है IC50 वैल्यू से हमें ये पता चला कि जी वायरस जो है इम्यून इवेसिव होता जा रहा है। जो हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो मेजर वेरिएंट्स हैं जिनको हमने स्टडी किया। दूसरी चीज़ है इंटरेक्शन की। अब आपको ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये जो रेड और ग्रीन से कलर में है ये हमारे पास एक्सक्यूज मी इनमें से एक हमारे पास स्पाइक प्रोटीन है, दूसरा ह्यूमन ACE2 रिसेप्टर है। हमने इन दोनों के जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स थे वो लिए, उनको स्टडी किया और उनको स्टडी करके देखा कि इनका आपस का इंटरेक्शन कैसे हो रहा है। जिसमें केमिकल बॉन्ड्स जो बनते हैं वही वाला काम यहाँ पे हो रहा है। आपको यहाँ पे अगर ये बिल्कुल बारीक सी डॉटेड लाइंस नज़र आ रही हैं, अब कलर ऐसे हैं इसका कुछ हो नहीं सकता, लेकिन ये बेसिकली बता रहे हैं कि हमारे पास बॉन्ड्स बन रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये स्टडी किया कि इन वेरिएंट्स के अंदर हमारे पास कितने बॉन्ड्स बनते हैं। तो आइए देखते हैं कितने बनते हैं। वो टेबल मैंने डाली नहीं, खैर हमारे पास जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है BA1, इसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा बॉन्ड्स बन रहे थे, मेरे ख्याल में 15 बॉन्ड्स थे। जबकि हमारे पास वुहान वाला जो इनिशियल वायरस था उसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स बन रहे थे वो हमारे पास 9 बन रहे थे। तो विद पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स भी ज़्यादा हो रहे हैं जो कि इंटरेक्शन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। एक तरफ तो वायरस को इम्यून सिस्टम से बचा रहे हैं जो हमने पिछले उसमें देखा कि इम्यून इवेसिव हो रहा है, और दूसरी तरफ हमारे पास जो बॉन्ड्स हैं वो ज़्यादा हैं ताकि ACE2 और स्पाइक प्रोटीन का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो। जितना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा उतना अच्छा सेल के अंदर जाने का होगा हिसाब किताब, ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि इन दोनों कंडीशंस में आपके ख्याल में कौन सा बेहतर होगा? यार आप बता दो यार। मैं बता दूं, मेरे ख्याल से हल्के फुल्के अलामत के साथ अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी आई थिंक सेकंड। ठीक है, अच्छा यानी आप समझ रहे हो कि वो नैयर वाली ऑप्शन ठीक है, आपकी वाली ठीक नहीं है, हैं? अच्छा, कोई और मुझे बताना चाहेगा इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन ठीक होगी? खुद को अगर मैं वायरस की जगह पे रख के सोचूं तो मैं तो जिस पर अटैक करूं उसको तहस नहीस करके रख दूं, तो वो तो
कोरोना वार्ड में क्या दाखिल हो, मैं तो उसको अगले जान पहुंचा के था। तुम बड़े जालिम आदमी हो। कोई और बताना चाहेगा इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन ठीक हो सकती है? अगर ऐसा हो कि कोरोना मतलब वो चाहेगा कि वो किसी बॉडी में ज़्यादा टाइम तक ज़्यादा ड्यूरेशन जो है वो निकाल दे, तो मेरे ख्याल से हल्की फुल्की, ताकि ना वो बॉडी में अपनी जनरेशंस को आगे बढ़ाता जाए, सो वो उसके लिए। हाँ, यस, माइट बी सो। अच्छा, कोई और इसमें कोई इनपुट देना चाहेगा? अब बताओ, आप बताओ। सेकंड ऑप्शन में ये भी है ना कि वो वार्ड में नहीं होगा तो कोरोना वायरस जो है वो इजीली दूसरों में ट्रांसमिट हो सकता है। दैट्स द पॉइंट, दैट्स द पॉइंट। अच्छा, ये हम समझते हैं कि जो पैरासाइट है, जो पैथोजन है, उसके लिए ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता है कि अपने होस्ट को तहस नहस कर दे और बिल्कुल ख़त्म कर दे। ये हम नॉर्मली समझते हैं। आप स्पेसिफिकली आपकी बात नहीं हो रही, लेकिन जनरली ऐसे ही हम समझते हैं। ऐसे पैथोजन को, पैरासाइट को हम बायो में कहते हैं कि ये अच्छा पैथोजन नहीं है। अच्छा पैथोजन वो होता है जो अपने जो होस्ट है उसको मरने भी ना दे, उससे पूरा फ़ायदा भी ले, ताज़ी रोटी भी ले, और साथ के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलने का उसको मौका भी मिलता जाए। ठीक है, तो आपने देखा कि इस वक्त कोरोना वायरस आया, शुरू में एक दफ़ा तो पूरा दुनिया लॉकडाउन में चली गई और जो है ना हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, ठीक ठाक डेथ्स होने लगे। ठीक है, अब इस वक्त भी कोरोना एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं है, मौजूद है। जो वायरस आ गया वो ख़त्म नहीं होता। ठीक है, लेकिन अब बेहतर ये होता है कि मुझे हल्का फुल्का ज़ुकाम हुआ, बुखार हुआ, मैंने पैनाडोल खाई और मैं अपने काम पे चला गया। मैं 4 बंदों से मिल रहा हूँ, मैंने मास्क वास्क नहीं लगाया, क्योंकि आजकल हम नहीं लगाते, कोई भी नहीं लगाता। ठीक है, मुझसे 6 बंदे मिल रहे हैं, 6 में से एक बंदे को वो हुआ, वहाँ से फिर वो अपने घर गया, उसके घर वालों में से एक बंदे को हुआ। तो यूँ आपके पास वायरस के लिए बेहतर ये होता है कि वो पता ही ना चले, वो फैलता जाए, फैलता जाए, फैलता जाए। ठीक है, अगर इतना बीमार हो जाए कि आईसीयू में चला जाए, तो आईसीयू में जो है ना वो डॉक्टर भी मास्क लगा के आता है, नर्सें भी मास्क लगा के आई हुई होती हैं, और बाकायदा प्रोटेक्टिव गियर होता है। जो उसके घर वाले होते हैं उनको भी डॉक्टरों ने ठीक ठाक डांट डपट करके रखी हुई होती है। तो नतीजा ये निकलता है कि हमारे पास जो वायरस है प्रेफर ये करता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आप को स्प्रेड करने का मौका मिले। हर ऑर्गेनिज्म जो है वो यही चाहता है। ठीक है, सो दैट वुड बी एंड ऑफ माई प्रेजेंटेशन। सर, मेरा क्वेश्चन ये कि हम ये समझते हैं जो मास्क लगा देते हैं कि कोरोना वायरस का प्रोटेक्शन ये है, जिस तरह आपने कहा कि स्पाइक जो वायरस होती हैं वो तो स्किन के यानी ऊपर लेयर पे भी मौजूद होती है, क्या होता है? ऐसे नहीं होता। हमारे पास जो वायरस होता है वो स्किन के, अच्छा इसको मुझे थोड़े दूसरे तरीके से समझाने का मौका दें मुझे। हमारे जो वायरसेस होते हैं, वायरस जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी अपनी बात के दौरान, इस कमरे का एक ताला लगा हुआ है, तो इस कमरे की चाबी आपके पास है। मैं ताला बदल दूं तो आप इस कमरे में नहीं आ सकते। ठीक है, या उस ताले को ऐसा मॉडिफाई कर दूं कि खुल ना सके आपकी चाबी से। तो वायरसेस जो हैं मजबूर होते हैं कि उनके पास जो चाबी है हमारी सेल्स के ऊपर उनका ताला हो। अगर वो वाला ताला नहीं होगा तो कितने से कितने स्ट्रांग वायरस क्यों ना हो, वो हमें इन्फेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, इसकी मिसाल ले लेते हैं। हमारे पास पौधों के वायरस होते हैं। आपने एफएससी की बायो में टोबैको मोज़ेक वायरस का नाम सुना होगा, पढ़ा होगा। ये पहला वायरस है जो कि आइडेंटिफाई हुआ था। रशियन कोई साइंटिस्ट था, आइवानोस्की, दिमित्री आइवानोस्की नाम था कि पता नहीं क्या था, 1800s में उसने ये सबसे पहला वायरस डिस्कवर किया था। अब अगर मैं वो टोबैको मोज़ेक वायरस का पूरा पौधा खा लूँ, या उसके टोबैको के पत्तों का बना हुआ सिगरेट पी लूँ या सिगार पी लूँ, तो मुझे वो वायरस जो है नुकसान नहीं पहुँचा सकता। उसकी वजह क्या है कि उसका जो रिसेप्टर है जिसके ज़रिए वो अपने होस्ट के सेल के अंदर दाखिल हो सकता है, वो प्लांट वाला है। मेरी बॉडी के अंदर वो मौजूद नहीं है। ठीक है, बॉडी से मुराद मेरे बॉडी के सेल्स में, हमारी स्किन के ऊपर कोई नहीं होता। ठीक है, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं, उसमें मुझे भी याद नहीं आ रहे, हर्पीज़ होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, और स्किन के ज़रिए जाते हैं, सारे नहीं जाते। पोलियो वायरस से हम जो खाना पीना कर रहे हैं और उसमें कोई कंटेमिनेशन आ जाए उससे होता है। कोई वायरसेस होते हैं जैसे कोरोना वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, वो हवा के ज़रिए होते हैं। तो वो हर वायरस का अपना हिसाब होता है और उसकी तरीके से हमारे पास वो मॉडिफाई होते हैं। ऐसे ये वायरस तो आप बता रहे हैं अपना बेहतर अपने आप को करता चला जा रहा है। अब वैक्सीनेशन के अलावा हमारे पास और भी कोई है कोई हल, मतलब हमें भी कुछ करना चाहिए मज़ीद? वैक्सीनेशन तो हम सब ने करवा ली। नहीं, वो वैक्सीनेशन जो है वो ऑब्सोलीट हो गई, वायरस उससे एक स्टेप आगे चला गया। तो अब हमें नई वैक्सीन बनानी है
ताकि वो नए वायरस को कम करें। आपने इसकी मिसाल देखी हुई होगी कि इन्फ्लुएंज़ा की हर साल नई वैक्सीन आती है। तो आपने इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन ली तो 1 साल की आपको प्रोटेक्शन देती है, अगले साल 1 साल के दौरान वायरस म्यूटेट हो जाता है, नई उसकी वैक्सीन आ जाती है। WHO जो कंसर्न इदारे हैं हर साल बताते हैं कि इस साल के लिए हमें ये इन वायरसेस की वैक्सीन चाहिए। अच्छा, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनको आपने एक दफ़ा वैक्सीन लगा ली या एक दफ़ा आपको उनका इन्फेक्शन हो गया तो ज़िंदगी भर के लिए बेगम हो गए। इसमें आपके पास हेपेटाइटिस बी वायरस हो गया या खसरा वगैरह हो गया। आपने सुना होगा कि जी पहले ज़माने में कहते थे कि जी हर इंसान को ज़िंदगी में एक दफ़ा खसरा निकलनी लाजिम है, लेकिन अगर आपको खसरा की वैक्सीन हो जाए तो आपको खसरा नहीं निकलेगी। तो कुछ वायरसेस होते हैं जो कि म्यूटेट इतना ज़्यादा नहीं करते, कुछ होते हैं जो बहुत तेज़ी से म्यूटेट करते हैं। इसका बुनियादी फ़र्क होता है जो म्यूटेशंस ठीक करने का मैकेनिज़्म होता है। तो हमारे जिसमें थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि इंसानों में भी बहुत सारे वायरसेस में भी तकरीबन तमाम जितने भी जानदार हैं सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सेल के ऊपर होती है उसमें वायरस नहीं आता, उन सब के अंदर म्यूटेशंस ठीक करने के तरीक़ेकार होते हैं। अक्सर वायरसेस के अंदर भी म्यूटेशन ठीक करने का तरीक़ाकार होता है, लेकिन जो RNA वायरस होते हैं जिनका जीनोम RNA का होता है, थोड़ी सी टेक्निकल बात है लेकिन आपने सवाल किया तो मुझे मजबूरन बतानी पड़ रही है, तो वो उनमें अक्सर ये वाला म्यूटेशन ठीक करने का तरीका नहीं होता। तो मेरी पूरी की पूरी जो टाक थी वो थी यही कि जो वायरस के अंदर म्यूटेशन आ रही है वो रैंडमली आ रही है और उसमें जो म्यूटेशन वायरस को फेवर करती है वो सिलेक्ट हो जाती है। तो एक वायरस अगर 10 अपने बच्चे बना रहा है, 10 में से एक म्यूटेशन है, या लाख बना रहा है, लाख में से एक म्यूटेशन है, या करोड़ बना रहा है, करोड़ में से एक म्यूटेशन है, वो म्यूटेशन वायरस के लिए फ़ायदेमंद है, तो अगली दफ़ा ये वाली म्यूटेशन ज़्यादा होगी उसके अंदर। तो जिस तरह इन्फ्लुएंज़ा वायरस की वैक्सीन है उसी तरह से हमारे पास जो है ये वाली हर साल है, तो कोविड की भी हमें हर साल नई वैक्सीन चाहिए होगी। सर हम लोग आप इम्यून इवेजन को समराइज करके बता सकते हैं? चोर और पुलिस का आपको पता है, पुलिस चोर को पकड़ती है, चोर पुलिस से भागता है। ये कंसिडर करें कि पुलिस जो है वो इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी का और चोर जो है वायरस है। तो वायरस ने जो है वो भागना होता है इम्यून सिस्टम से, हमारी बॉडी फाइट बैक करती है किसी भी डिजीज़ काजिंग एजेंट से, कोई भी चीज़ जो हमें बीमार करती है, ठीक है। तो दैट इज़ इम्यून इवेजन। इम्यून का मतलब इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन सिस्टम जो होता है। इवेजन का मतलब भागना, इवेट करना, एस्केप करना। सर अभी आपने RNA का जिक्र किया था जी सर, ये RNA क्या है? RNA एक बायोमॉलिक्यूल है जिसके अंदर हमारे पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, ठीक है। आपने DNA का नाम सुना है, DNA टेस्टिंग का भी नाम सुना है जी, ठीक है। पैटर्निटी टेस्ट होते हैं जिसमें देखते हैं कि बच्चे के पेरेंट्स कौन है। तो जो DNA काम करता है ऑलमोस्ट वही वाला काम RNA भी करता है कुछ वायरसेस के लिए। सर ये कोरोना वायरस और डार्विन सर इसका क्या फिर क्या बन रहा है, क्या कम्बिनेशन है वो भी थोड़ा सा बता दें। अच्छा वो जो टॉपिक था वो एड्रेस करना रह गया मेरे से, भूल गया, आपने अच्छा याद दिलाया। हमारे पास मैंने जिस वक्त म्यूटेशन की बात की थी तो म्यूटेशन में हमारे पास ऐसा है कि म्यूटेशन वेरिएशन लेकर आती है। जिस वक्त मैंने आँखों के जो लेंस के कलर की बात की थी, अब होता ये है कि जो वेरिएशन है बेसिकली दैट प्रोवाइड्स ऑप्शन टू दैट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जिसने हमने वो थॉट एक्सपेरिमेंट किया था कि वायरस में कौन सी म्यूटेशन हो रही है, वायरस को उन पर क्या असर हो रहा है। अब इनमें से कौन सी वेरिएंट सेलेक्ट होगा, दिस इज़ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने अपनी थ्योरी में कहा था कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं अब उनके अंदर वेरिएशन होती है 2, 3, 4, 5, 6 डिफरेंट टाइप्स के, मैं आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ। तो वो जो वेरिएशन है वो हालात के हिसाब से जो बेहतर अडॉप्ट होती है उस पर्टिकुलर हालात में वो सेलेक्ट हो जाती है, ठीक है। इसकी मिसाल हम ले लेते हैं। एक जंगल में आपके पास 2000 बकरियाँ हैं, 2000 में से 1800 बकरियाँ वो हैं जो कि ताज़ी घास खाती हैं और 200 ऐसी बकरियां हैं जो सब कुछ खा जाती हैं, ठीक है। अगर उस जंगल में अब ये वेरिएशन है 2 किस्म की बकरियां आ गई, ठीक है। किस्म वही है, सेम एक हुई बकरी है, लेकिन उसके अंदर एक समझ लें एक वैरायटी आ गई है, एक सब पॉपुलेशन आ गई उस किस्म की। अब होता क्या है कि जो पॉपुलेशन आपके पास आई है उस जंगल में अगर कहत पड़ जाए, ताज़ा घास ख़त्म हो जाए तो बकरियों पे क्या असर पड़ेगा। 2 बकरियां जिनको ताज़ा घास चाहिए कुछ और नहीं खा सकती, या तो मजबूरी तो के तौर पर बाकी चीज़ें खाना शुरू कर देंगी या मर जाएंगी, फाके करेंगी, मर जाएंगी, ठीक है। तो ये एक फ़िल्टर है जो नेचर ने लगाया और वेरिएशन में वो वाली वेरिएशन सेलेक्ट हो गई जो उस मुकाबले में सेलेक्टेड थी
जो ज़्यादा बेनिफिशियल थी। अब अगर 5-6 साल बाद आप उस जंगल में उन्हीं बकरियों को देखें तो उसमें आपको अक्सर बकरियां तो कौन सी वाली मिलेंगी जो सब कुछ खा सकती हैं, और बहुत थोड़ी वो मिलेंगी जो सिर्फ ताज़ा घास खाती हैं। तो ये सिलेक्शन है, डार्विन की जो एवोल्यूशन की जो थ्योरी है वो ये है। तो वो वायरस के अंदर म्यूटेशन आती है, तो म्यूटेशन वायरस के लिए जो बेनिफिशियल होगी वो जमा होगी, जैसा भी हमने थॉट एक्सपेरिमेंट में देखा था और स्टडी में भी हमने फाइंड किया। तो ये दोनों का ताल्लुक क्या है। अच्छा सर, हमने कोविड के बाद हमने ये भी चीज़ देखी, उसको कहते हैं लॉन्ग कोविड, कि कुछ लोगों को ना वो ट्रीट हो जाते हैं, वैक्सीन भी उनको लगी होती है, लेकिन उनको ना बड़े लंबे अरसे तक सालों के लॉन्ग कोविड की एक लॉन्ग कोविड, हाँ, तो मतलब ये कि फटीग हो, मुसलसल फटीग हो रही है, ब्रेन फॉग हो रहा है, लोग काम पे नहीं जा पा रहे, लोगों की प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो रही है। तो लॉन्ग कोविड कुछ लोगों में होता है, कुछ लोग बिल्कुल रिकवर हो जाते हैं, और दोनों केसेस में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं कि वैक्सीन भी लगी हुई है। तो मतलब क्या उनके इंटरनली क्या हो रहा है उनके अंदर कि कुछ लोगों को लॉन्ग कोविड आ रहा है, वायरस अभी तक एक्ट कर रहा है, उनके अंदर इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, क्या उसमें है? मैंने अभी रिसेंटली एक स्टडी देखी, मुझे कोविड हुआ था अगस्त 2021 में, ठीक है। 1 महीना तकरीबन कोविड रहा, 4-5 हफ्ते, उसके बाद मैं नेगेटिव हो गया, मैं ठीक हो गया। उसके बाद से मेरी जो लोअर बैक है उसमें बड़ा शदीद दर्द होता है कभी कभी, और मैंने फिर ऐसे ही एक दिन बैठ के मैंने सर्च किया, मुझे पता चला कि ये भी लॉन्ग कोविड की एक सिम्टम है कि तकरीबन 9-10% जो पेशेंट्स हैं जिनको कोविड हुआ उनको फिर बाद में ये वाली सिम्टम आई। अच्छा, जब मैंने हमारे एक तो दोस्त हैं जो कि फिजिशियन है, उनसे बात की, उन्होंने कहा सर अब इसमें इतनी चीज़ें होती हैं, हमें ये नहीं पता कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जाके वायरस जो उसमें बिगाड़ कर रहा है। तो एक नई डिजीज़ है, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हमें नहीं पता। आप ये कहो कि जी लॉन्ग कोविड में क्या फ़र्क है, मैं कहूँ कि नहीं ये होता है, वो तभी नहीं पता यार, रिसर्च हो रही, जब पता चल जाएगा तो सबको पता चल जाएगा। अभी तक कोई आइडिया नहीं मिला कि नहीं, मैंने इस चीज़ के ऊपर स्टडी नहीं अच्छा, अच्छा, मैं नहीं जानता, हो सकता है बिल्कुल हुई भी हो, लेकिन मुझे इसका आइडिया नहीं है। सर सोडो जीन्स का अगर बॉडी में कोई फंक्शन नहीं है तो फिर वो एग्जिस्ट क्यों करते हैं बॉडी में? ये एक अच्छा सवाल है जो कि बहुत अरसे तक जो जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं उनको उसने परेशान किया हुआ था। हमारे डीएनए में हमारा डीएनए इतना बड़ा है कि अगर उसका एक सेल का डीएनए उठाएं तो तकरीबन 5 फुट या 5 मीटर बनता है। मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, हमने बचपन में पढ़ा था किसी ज़माने में जब हम बीएससी कर रहे थे। तो उसमें जो है ना, एक ज़माने में साइंटिस्ट का ख्याल था कि ह्यूमन जीनोम में कोई लाख से ऊपर जीन्स होंगे। जब उसका नंबर देखा, पता चला आखिर में जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ 2000 के शुरू में, तो हमें पता चला 20 से 25 हज़ार जीन, ऐसे ज़्यादा है नहीं। अक्सर वो जीन्स हैं जो कि सूडो जीन हैं, जो जीन तो है लेकिन अपना काम नहीं करती। बाज़ औक़ात ये होता है कि डीएनए का टुकड़ा जो है कोई डुप्लिकेट हो गया, अब जीन एक ही है, उसकी कापीज़ 2 होगी। अब सेल जो है प्रायोरिटाइज करता है कि कौन सी जीन उसने इस यूज़ में इस्तेमाल करनी है, ठीक है। सूडो जीन का एक फ़ायदा ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता एक जीन में आपके पास म्यूटेशन हो गई है तो दूसरी जीन आपके पास रिजर्व में रखी हुई है, या एक जीन में म्यूटेशन हो गई थी इसकी वजह से आपके पास दूसरी जीन मौजूद है जिसको आप इस्तेमाल में लेकर आएँ। एक तो एस्पेक्ट ये हो सकता है। दूसरा ये होता है कि उस जीन का आपको फ़ायदा नहीं रहा एवोल्यूशनरी तौर पे। आपने वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में सुना होगा, अपेंडिक्स है जो कि खरगोश वगैरह में काम करती है एनाटॉमिकली, इंसानों में उसकी ज़रूरत नहीं होती। या अगर इंसानों का ढांचा देखें तो हमारे जो लोअर बैक में छोटा सा एक रेमनेंट है टेल का, उसको कोकाई कहते हैं कि पता नहीं क्या कहते हैं, मेरे प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है तो मुझे वो याद नहीं रहता। तो वो बेसिकली हमारे पास वेस्टिजियल ऑर्गन है जो रिमेनेंट है कि जी हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनकी दुम होती थी, सारे जानदारों की होती है, जानवरों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इंसानों की नहीं होती। तो वो एक उसका एस्पेक्ट है कि जी हमारे पास जीन थी लेकिन अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है तो हमारी बॉडी ने उसको स्विच ऑफ करके रख दिया, वो किसी काम नहीं आती। तो एक वो रीज़न भी हो सकती है। बाज़ औक़ात हमारी जीन मौजूद थी, कोई वायरस आ गया। अब कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं, जैसे हमारे पास एड्स का वायरस है, वो हमारी जीन्स के अंदर जाके बैठ जाते हैं। उनका डीएनए, उनका आरएनए, जो उनका जीनोम है, हमारे डीएनए के अंदर जाके इनकॉर्पोरेट हो जाता है। जिस तरह वायरस कंप्यूटर वायरस होता है, वो कंप्यूटर के अंदर आके हमारे हार्ड डिस्क को या हमारी सॉफ्टवेयर के सारे एस्पेक्ट्स को ख़राब कर देता है। तो वो एक्चुअल वायरस भी ऐसी जो HIV वायरस है उसी किस्म का काम करते हैं। तो बहुत सारी वजूहात की बिना पे किसी जीन ने काम करना छोड़ दिया तो सूडो जीन बन जाती है। सर एक अफेक्टेड बॉडी और एक अनअफेक्टेड बॉडी, मतलब दोनों को वैक्सीन कराया जाता है, तो जो अनअफेक्टेड है उसको मेंटली प्रिपेयर किया जाता है कि जी चलो ये कोई चीज़
इफ़ेक्ट होने वाला है तो रेडी हो जाओ, वरना तो पता ही नहीं चलेगा जी। मैंने खुद वैक्सीन नहीं कराई, मुझे कोरोना वायरस अटैक भी नहीं हो सकता है किया होगा, लेकिन मुझे मेंटली सुनिए, तैयार मैं किया आपको गया एक है। एग्जांपल बता देता हूँ। मैं खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ा रहा था, जिस ज़माने में मुझे कोविड हुआ था तो उसमें वहाँ पे होता था। तो मैं वहाँ पे जो KPK की सबसे बड़ी जो डायग्नोस्टिक लैब है PHRL, पब्लिक हेल्थ रेफरेंस लैब, उसमें कंसल्टेंट के तौर पर भी था। रिपोर्टिंग हम करते, जो फैकल्टी थी वहाँ पे। हमारे साथ एक और साथी भी थे। तो हमारी एक रैंडमली स्क्रीनिंग हुई जिसमें उन्होंने देखा कि कोविड के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में बनती हैं वो किस किस में मौजूद हैं कि नहीं है। मेरे बड़े अच्छे कोलीग हैं वो, तो उनको कोई सिम्टम नहीं हुई थी, लेकिन उनकी बॉडी में कोविड की वो जो है एंटीबॉडीज़ जो हैं वो मौजूद थी। इसका मतलब है कि कोविड का वायरस उनकी बॉडी में आया, इम्यून सिस्टम ने उसके खिलाफ एक्ट किया, उसको नुकसान पहुंचाने से पहले ही क्लियर कर दिया, रिकॉर्ड में मौजूद हो गया। यू कैन नेवर से फॉर श्योर कि आपको कोविड हुआ कि नहीं हुआ। आपको एसिम्प्टोमेटिक कोविड भी हो सकता है, सिर्फ सिम्टम ही ना हो। सॉरी, कुछ डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। आपने एक पिक्चर दिखाया था जिसका एक मुंह खुला था वहाँ पे, तो मतलब ये कि एंटी कोविड जो है वो आपके बॉडी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो वैक्सीन इज़ समथिंग, इट्स नॉट एनी थिंग। नहीं, वो अलहदा चीज़ है, ये अलहदा चीज़ है। वैक्सीन बेसिकली उस चीज़ को ज़्यादा पोटेंट बना देती है, ज़्यादा इफेक्टिव बना देती है, ठीक है। इसकी मिसाल लेते हैं जो मुखबिर होते हैं पुलिस वालों के, उनको कोई आके बता दे यार इस शक्ल का बंदा है, उसने इस किस्म के कपड़े पहने हुए हैं, या इस किस्म की इस मॉडल की गाड़ी है, इस कलर की गाड़ी है, उसके अंदर ये चीज़ स्मगल कर रहा है, तो पुलिस उस गाड़ी को देखेगी ना, बजाय कि हर गाड़ी को रोक के उसकी तलाशी ले। तो वैक्सीन बेसिकली ये मुखबिर वाला काम करता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को आगे बता देता है तो ये वायरस है, या ये बैक्टीरिया, या ये पैथोजन है, इस शक्ल का ये रिकॉर्ड में शामिल कर लो, जब आएगा तो उससे निपट लेना, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। अच्छा, पीछे वो उन्होंने सवाल के हाथ उठाया था। Sir, how does DNA and RNA work? ये बड़ा लंबा टॉपिक है बेटा, मैं आपको आसान अल्फाज में बताता हूँ। DNA के अंदर इंफॉर्मेशन है, DNA इंस्ट्रक्शन देता है RNA को, RNA उस इंस्ट्रक्शन की मदद से प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन वो काम करता है। मिसाल के तौर पे आपके स्कूल की टीचर आपको कहती हैं कल आपने जो है ना फ़लाने कलर के कपड़े पहन कर आना है, कल लेट्स से हमारा पर्पल डे है तो आपने पर्पल कलर का ड्रेस पहन के आना है। आप घर आएंगे, अबू को कहेंगे कि अबू जी मुझे पर्पल कलर के कपड़े चाहिए, तो आपके टीचर DNA है, आप RNA हैं, और आपके अबू जो प्रोटीन है। आपके अबू ने आपको पर्पल कलर का ड्रेस लेके देना है। चूँकि ये सेशन जो है द ब्लैक होल के फेसबुक पेज पे लाइव भी चल रहा है, तो हमारे साथ हमारे कई दोस्त हैं जो ऑनलाइन भी इसको देख रहे हैं। तैयब रहमान वो पूछ रहे हैं कि अमंग द वायरसेस, बैक्टीरियाज एंड पैरासाइट्स, which do you think is the most which do you think is the most successful invader and how? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। बैक्टीरिया भी अपने एवोल्यूशनरी निच के हिसाब से होते हैं। हमारी बॉडी में जितने हमारे सेल है उससे 10 गुना ज़्यादा बैक्टीरिया मौजूद होते हैं हमारे। यानी एक रिसेंट स्टडी मैंने पढ़ी थी कि हम ये समझते थे नॉर्मली कि जो हमारा GI ट्रैक है, हमारे माउथ से लेकर इंटेस्टाइन और स्टमक तक, खाली यहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं या हमारे स्किन के ऊपर होते हैं। बैक्टीरिया हमारे लंग्स के अंदर भी हैं जहाँ पे हम सांस ले रहे हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया वो वहाँ पे उसके हिसाब से मौजूद हैं अपने एवोल्यूशनरी निश के अकॉर्डिंगली। जबकि इसके मुकाबले में वायरस जो है वो सबसे ज़्यादा सबसे अबंडेंट, और अगर आप उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर करें तो वो होता है। अगर हम खाली काउंटिंग के हिसाब से जाएँ तो वायरस ही सबसे ज़्यादा होंगे, लेकिन हर ऑर्गेनिज्म अपने अपनी निश में जो है वो ठीक ठाक इफ़ेक्टिवली मौजूद होता है, बैठा हुआ होता है। बट नंबर के हिसाब से देखें तो वायरस सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होंगे, अबंडेंट होंगे। How can we use the theory of evolution to predict the emergence of new viruses, new virus strains, and how can this information be used to inform public health policies? यार ऐसा है कि अभी तक अमेरिका ये डिटरमिन नहीं कर सके कि चाइना ने ये कोविड वायरस बनाया कि नहीं बनाया, ठीक है, इतनी सारी चीज़ों से। अच्छा, ये जो मैंने आज की जो टॉक दी थी, जो मैंने 3 एस्पेक्ट्स जो थॉट एक्सपेरिमेंट हमने किया था कि वायरस अगर वो उसने करना है तो कैसे करना है और किस तरह से करना है, तो इस बेसिस पे तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि अगर कोई वायरस आएगा तो उसके अंदर ये एस्पेक्ट्स होंगे। वो ज़्यादा इफेक्टिवली इंगेज कर रहा होगा, ज़्यादा पोटेंटली अपने आप को बचा रहा होगा इम्यून सिस्टम से, ज़्यादा ज़ोरावर तरीके से सेल के ऊपर टेक ओवर कर रहा होगा। लेकिन प्रिडिक्शन जो है और इस किस्म के उसमें ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
मतलब अगर हम रेट्रोस्पेक्टिव मैनर में देखने की कोशिश करें कि कोविड चाइना ने लैब में बनाया था या अमेरिका ने लैब में बनाया था या ख़ुद ब खुद बन गया था, तो अभी तक हम अमेरिका जैसा मुल्क ये नहीं कर सका जिसके पास सारी किस्म की जो है फैसिलिटीज़ और रिसोर्सेज हैं। तो फ्यूचर की प्रेडिक्शन जहाँ पे वैसी चीज़ें बड़ी लिक्विड होती हैं तो इट्स बिट डिफ़िकल्ट टू से। लेकिन जो अगर ये एक वायरस का वेरिएंट है या कुछ है तो उसकी हम पास्ट हिस्ट्री तो निकाल सकते हैं कि ये कैसे इवॉल्व होकर यहाँ तक पहुँचे। यानी एक ओरिजिनल वायरस है जो पहला वायरस है और उसके बाद वेरिएंट्स हैं, तो वी कैन यहाँ से ट्रेस यहाँ बैक, तक वो हम ट्रेस बैक कर हाँ। सकते हैं। हम म्यूटेशन को स्टडी करते जाएंगे, हमें ये पता होता है कि कौन सा वेरिएंट किस वक्त आया, उसका सीक्वेंस है, तो हम ये देख सकते हैं कि ये म्यूटेशन जो है जितने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म वायरसेस में मौजूद होगी उतनी पुरानी होगी, जो जितनी कम में होगी वो उतनी रिसेंट होगी। तो म्यूटेशन की डेटिंग कर सकते हैं, वो इशू नहीं है। आरिफी गुल हैं, वो कह रहे हैं कि आप काइंडली टेल अस अबाउट द इफेक्टिव वैक्सीनेशन फॉर कोरोना। अच्छा, इसको थोड़ा सा सवाल को अगर हम बढ़ा दें, जो हमारे सामने जो फाइनल फेज़ में पहुंची और जो लगाई गई वैक्सीनेशंस, उनमें से कई वो थी जो एमरजेंसी सिचुएशन में लगी। मैं जो पढ़ रहा था कि अभी ये फाइनल तो नहीं हो सकी, लेकिन एक नागुज़ीर सूरत हाल है कि हमें इसको करना पड़ेगा। मैं ख़ुद ये पूछना चाहूँगा कि इंसानों के ऊपर उसका तजुर्बा क्या हुआ है, जो सैम्पलिंग है वो क्या इतनी, उसका जो सैम्पलिंग साइज़ है वो इतना था कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे लेकिन ऐसा है कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं। ऑब्वियसली आपकी कोई भी जो डिज़ीज़ के लिए कोई इंटरवेंशन बनती है, चाहे वैक्सीन हो या ट्रीटमेंट हो कोई भी, तो उसके क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उसके 4 लेवल्स होते हैं। उसमें पहले 10-15 बंदे होते हैं, फिर 150 होते हैं, फिर 1000 होते हैं, फिर 10,000 में आते हैं, फिर उसके के बाद जी वो नॉर्मल आपके जनरल पब्लिक के लिए आती है, ठीक है। फिर पोस्ट क्लिनिकल ट्रायल्स भी होते हैं, पोस्ट मार्केटिंग एवेल्यूएशन भी उसकी हो रही होती है कि मार्केट में आने के बाद भी उसके क्या असरात हैं क्या नहीं है। यहाँ तक तो बात हो गई। अब कोविड का इशू ये है कि कोविड आया, एकदम आया, तो कुछ चीज़ें जो है ना वहाँ पे थोड़ा सा उनका अच्छा ठीक है कि इमरजेंसी है, इतना बड़ा सीरियस है, तो थोड़ा सा लीनियंसी दे दी। चाहे लेट्स से कि आपको फेज़ 4 क्लिनिकल ट्रायल की 10,000 बंदा चाहिए और आपके पास 8,000 पेशेंट का डाटा था, तो अथॉरिटीज़ ने कहा चलो ठीक है यार, काम करते हैं, इसको चलने दो। यहाँ तक तो ठीक है। दूसरा जो सवाल था कि इफ़ेक्टिव कौन सी होती है, वैक्सीन सारी की सारी इफ़ेक्टिव होती हैं, उनकी डिग्री की जो वेरिएंस है वो मुख्तलिफ होती हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे साइनोफार्म थी या और इस किस्म की चाइनीज़ थी या रशियन जो वैक्सीन्स थी वो 60, 70, 80% थी। वो फाइज़र वाली थी, वो क्लेम कर रहे थे कि जो 90% कुछ दे रही है, तो वो ये क्लेम ही होते हैं। और ये जो डाटा होता है, ये एट टाइम्स कंपनीज़ जो हैं उनके चूँकि कमर्शियल इंटरेस्ट होते हैं, वो चेरी पिकिंग भी कर रहे होते हैं, लेकिन इफ़ेक्टिव सारी हैं अपने अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। लियो कह रहे हैं, और मेरा ख्याल है उनकी इस बात से मैं भी मुत्तफ़िक हूँ, हम सारे मुत्तफ़िक होंगे। वो कह रहे हैं एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन, रियली एंजॉयड द स्टोरी टेलिंग वे ऑफ डॉक्टर रशीद really enjoyed the storytelling way of Dr. Rashid for such a technical topic. तो आपने इतने दिलचस्प अंदाज में बताया। यहाँ हमारे ये नन्हे मुन्ने साथी भी थे, इवन उन्होंने भी क्वेश्चंस किए, तो इससे ये साबित हुआ कि साइंस जो है वो अगर अच्छे अंदाज में पढ़ाई जाए तो वो बोरिंग या वो खुश्क नहीं है। ये तो आलम में हमारे ज़्यादातर दोस्त हैं जिनकी साइंस की बैकग्राउंड नहीं भी है, लेकिन सब ने दिलचस्पी के साथ। यार मैं आपको एक मिसाल बताऊँ, मैंने अपनी एकेडमिक लाइफ में इम्यूनॉलजी 3 दफ़ा पढ़ी है, और बदकिस्मती से तीनों दफ़ा मुझे टीचर ऐसे वो मिले कि मैंने सिर्फ पास करने के लिए पढ़ी। जब मुझे अपने पीएचडी में एक्चुअल रिसर्च करने के लिए पढ़ना पड़ी तो मुझे अफसोस हो उस वक्त कि यार कोई अच्छे तरीके से पढ़ा देता। मतलब मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। जब हम थे हॉस्टल में पढ़ रहे थे इम्यूनॉलजी, तो उसकी एक किताब है बड़ी मशहूर, क्यूबेज इम्यूनॉलजी। वो समझ लें इट इज़ द बाइबल ऑफ इम्यूनॉलजी, ठीक है, हर जगह वो आएगी। तो वो मैं और मेरा दोस्त, हमारे पत्नी एमफिल के पहले सेमेस्टर में थी या दूसरे सेमेस्टर में थी, तो हमने वो किताब ली, हॉस्टल में बैठ के हम पढ़ते। 1.5 सफ़ा हमने कंप्लीट नहीं किया था कि हम दोनों सो गए थे यार। तो वो ये चीज़ें होती हैं, यानी साइंस जो है डिपेंड्स ऑन टीचर। तैयब रहमान है, उन्होंने पहले सवाल किया था कि कौन ज़्यादा सक्सेसफुल इन्वेडर है, तो उन्होंने अपना ओपिनियन दिया। वो कह रहे हैं कि प्रोबेबली पैरासाइट्स आर more successful invaders because they do not kill the host immediately and stay with the host and flourish. So killing the host is not success,
चले तो ये इन्होंने तो मेरा नैरेटिव ही उड़ा दिया, मैं तो धर्म भरम करने के चक्कर में था। यार आप But जो okay, ये अनोश के जो फीडबैक था, देन आई विद हाइंडसाइट आई रियलाइज्ड कि हाँ, बेशक आप डोनमेंट मोड में हो या हल्के हल्के रहें, लेकिन अपना सर्वाइवल रखें। नहीं, हल्के हल्के ही ज़्यादा वो होता है कि आपको स्प्रेड होने का मौका मिलता है। आपका होस्ट जब तक ज़िंदा है तब तक आप ज़िंदा हैं। बहुत शुक्रिया, आप इतनी दूर से तशरीफ़ लाए और इतने अच्छे मौजू के ऊपर। इससे पहले कोरोना वायरस पे यहाँ कोई सेशन हुआ नहीं था, चले आपने ये फ़र्ज़ भी अदा किया। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।